हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब चाहे एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का आप बीएससी मैथ ग्रुप से दे रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर ग्रुप से दे रहे हैं, ये वीडियो उन दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके 5 ईयर के पेपर के एनालिसिस करने के बाद ये टॉप 10 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसा कि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, तो इसलिए जो है कुछ क्वेश्चन हम बहुत सेलेक्ट करके लाए हैं कि कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें से भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाएं आपको, ठीक है, लेकिन पैटर्न जो है, तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का कुछ इसी तरीका से होगा जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे बचे हुए एक दो दिन में वो भी इस क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ा बहुत अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कि सबसे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x, ठीक है, या 1/x की पावर x का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है। तो अधिकतम मान के लिए आपको याद होगा एक चैप्टर है, हिंदी में उसको उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट कहते हैं और इंग्लिश में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो उसी से इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा से। तो सबसे पहले देखिए इसके ऑप्शन को हम बता देते हैं कि इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला है e इंटू लॉग 1 प्लस ई। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है e की पावर x। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है e की पावर 1/e। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 1/e की पावर e। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं जो चीज़ दिया है वो y इक्वल टू क्या दिया है 1/x की पावर x। ठीक है, तो इसको जो है दोनों साइड का लॉग ले लो। जब भी पावर के रूप में कोई भी चीज़ होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा x log 1/x। ठीक है, तो x log 1/x। अब यहाँ पे देखो x को कॉमन रखो, log 1/x को क्या लिख सकते हैं, ये log m/n n के फॉर्म का है। तो log जब m/n के फॉर्म का होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। तो log 1 माइनस log x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब log 1 की जो आपकी वैल्यू होती है ये 0 होती है बेस ही पे। ठीक है, और दूसरी जो आपकी बच रही है माइनस log x, तो ये चीज़ 0 और x का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस x log x। ठीक है, तो आया कितना आपका माइनस x log x, ये आया log y इक्वल टू। ठीक है, अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट x। x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऐसे लिख लो, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करोगे यानी log x का अवकलन करोगे तो 1/x आ जाएगा। प्लस सेकेंड आपका क्या है log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन या फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट हमारा क्या है x का अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष क्या आता है 1 आता है। किसी भी वेरिएबल का अगर हम उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो x से x आपका कैंसिल हो गया, आया क्या dy/dx इक्वल टू, इधर y से क्या भाग है दूसरी साइड जाएगा गुणा हो जाएगा, तो माइनस y, ये हो गया आपका 1, ये हो गया log x। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब देखो आगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम
मान के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स का मान होता है 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 0। तो dy बाई डी एक्स हमारा आया क्या है, तो dy बाई डी एक्स है हमारा माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये इंप्लाइज करेगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इंप्लाइज करेगा log x इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 अगर 1 होता, ठीक है, थोड़ा सा इधर समझो, log बेस e है और e है, ठीक है, log e की वैल्यू या फिर log 10 बेस 10, जो log का बेस है अगर वही वैल्यू आती है तो इसकी मान हमेशा जो है 1 होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पे माइनस साइन के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर आपका माइनस साइन आ रहा तो यहां क्या मिलेगा हमको, यहां पे माइनस मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 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 माइनस। तो अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log माइनस ही, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग है, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस, या ठीक है, इसकी पावर -1 लिख दो, ठीक है। तो ये चीज आ गया हमारा x इक्वल टू ई की पावर -1, या सिंपल x इक्वल टू जब एंटी लॉग लेगो तो x इक्वल टू -1 का हो जाएगा e की पावर -1, ठीक है। तो अब देखो, या इसको लिख दो 1 बाई ई, यहाँ तक क्लियर, x की वैल्यू निकल आई। अब एक काम और करना है, वो क्या करना है, हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम। अब हमें चेक करना है कि क्या इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट x। डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू रखनी है एट x इक्वल टू 1 बाई ई, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 बाई ई पे जब आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बाहर माइनस साइन है, तो यानी कुछ भी वैल्यू आप रखोगे पूरी वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी, माइनस आएगी, क्या आएगी, पूरी वैल्यू क्या जो आएगी वो कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है जिस पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान जिस पॉइंट पर नेगेटिव आता है वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। लेकिन हमसे पूछा है मैक्सिमम यानी अधिकतम मान पूछा है, तो देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो आया है नेगेटिव, तो यानी इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमम। तो पॉइंट हमको क्या मिला, x इक्वल टू 1 बाई ई। तो अब फंक्शन में x की जगह 1 बाई ई अगर आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 बाई एक्स की पावर x है, तो x की जगह क्या रखना, 1 बाई ई। तो 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई चला जाएगा ऊपर, e की पावर 1 बाई, ठीक है। आपका ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम मिनिमा से आपको जो है लगभग दो या दो से अधिक 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग हर साल 5 साल का पेपर हमने देखा है, उसमें जो है हर एक पेपर में मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा कि 5 सेंटीमीटर कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर कर्ण है, कर्ण कितना है, ये कर्ण आपका है 5 सेंटीमीटर, इसका पूछ रहा अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं इसका आधार x हो गया और ऊंचाई y हो गई। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया का फार्मूला वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब।
तो आधार आपका x है, ऊंचाई आपकी y है, ठीक है। अब हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि भाई दो वेरिएबल में x इंटू वाई में, तो यहाँ से देखो कर्ण का वर्ग यानी 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को दूसरी साइड भेज दिया मैंने, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्लियर। अब यही वैल्यू यहाँ पे ला के रख देनी है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ए हो गया। अब आपसे अधिकतम क्षेत्रफल पूछा, यानी अभी ये भी जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किया बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन है, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी dA/dx आप फाइंड करोगे और जितना निकल के आएगा उसको बराबर 0 करोगे, यहाँ से आपका x का मान निकलेगा और ये x की वैल्यू ला के यहाँ पे रखना तो y का मान निकलेगा, ठीक है। फिर एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या निकालोगे d2a/dx स्क्वायर। फिर देखोगे कि ये जो पॉइंट हमने निकाला है x और y, इस x और y पॉइंट पर इस का मान जो है, ठीक है, एट x एंड y की जो वैल्यू हमने निकाली है उस पर देखेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आई तो जो x और y का मान है वो मान ला के आप रखना समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। फिर जो आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 2-3 पेपरों में लगातार आया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका समाकलन के अनुप्रयोग से है। किससे है, समाकलन के अनुप्रयोग से, बाउंडेड रीजन वाला, ठीक है, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे अहम बात है कि आपको फिगर, यानी जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उस इक्वेशन का क्या फिगर बनेगा। जैसे पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो वो पैराबोला आपका कहाँ से होकर जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, तब आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि कर्व, क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस x इक्वल टू 0 तथा y अक्ष, ठीक है, यानी कर्व ये और y एक्सिस के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो देखते हैं इस कर्व का क्या बनेगा, एक्सिस खींच लेते हैं, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब ये जो कर्व आपको मिला हुआ है ये साफ साफ दिख रहा पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये सर्किल का इक्वेशन होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 है, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax या वाई स्क्वायर इजकल टू समथिंग एक्स का जब भी फॉर्म बनेगा तो ये आपका पैराबोला का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन अब ये कहाँ से होकर जाएगा, इसके लिए इसको सॉल्व कर लो। तो इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इजकल टू क्या मिलेगा हमको, y कामन ले लो, y कामन लिया तो y माइनस 2, ठीक है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इजकल टू 1.0 मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है। तो x इजकल टू अगर हम 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर 0 कर रहे हैं तो y का मान 1 0 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, तो यानी y का मान 1 0, तो यहाँ पे x 0 y 0, x हमने 0 लिया तो y बराबर 2 भी मिल रहा है, तो x 0 लिया y बराबर 2 मिल रहा है, यानी 1 यहाँ कहीं होगा तो 2 यहाँ होगा, 0 2, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। और y एक्सिस, तो यानी जो हमारा पैराबोला वो दिख रहा है वो ऐसे होकर जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन बन गया। अब y एक्सिस कह रहा कि
इस कर्व से, ठीक है, इस कर्व और वाई एक्सिस के बीच घिरा हुआ क्षेत्र चाहिए। तो ये कर्व हमारा ये है और वाई एक्सिस ये है, तो इसके बीच में यही इतना तो एरिया हमारा जो है कवर हो रहा है। देखिए यही इतना एरिया कवर हो रहा है ना, तो यही इतना क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करें, एक स्ट्रिप ले लें। स्ट्रिप किसके अलांग ले लेते हैं, वाई के अलांग ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट हमको जो है वाई के अलांग ही पता है। लिमिट जिसके अलांग, अगर हम इस पे बैरी कराएंगे तो इस पे कहाँ तक बैरी कराएंगे कुछ हमको पता नहीं है, हमें ये पॉइंट फिर निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना होगा, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन को टिपिकल क्यों करें, हमें आसानी से वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमको पॉइंट मिला है उसी के अलांग बैरी करा दो। ये स्ट्रिप है, इसको 0 से लेके 2 तक बैरी करा दो, 0 से 2 तक बैरी करा दो, तो यानी इंटीग्रेशन 0 से 2 बैरी करा दिया गया। ये किसके अलांग लिया गया है, आपका एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो एक्स डिफरेंशिएशन किसके अलांग करेगा, जिसके अलांग ये बैरी करेगा, वाई के, डी वाई, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहां से देखोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2y माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है, तो वैल्यू रख लो 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर। चलो इंटीग्रेट करते हैं। 2y को करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया वाई स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, 0 से 2 वैल्यू रखो। तो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3 और बाकी 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4 तिहाई 12, 12 में से 8 गया 4, तो 4/3 इकाई, ठीक है। आपका क्षेत्रफल जो आया वो कितना आया, 4/3 इकाई या वर्ग यूनिट, ठीक है, इकाई वर्ग। आपके ऑप्शन जो थे वो ऑप्शन थे आपके 1/3, 4/3, 8/3 और 2/3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है मैच कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है, मिक्स टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, और इसमें जो है आपसे क्या पूछा है, आर्डर पूछा है, यानी कोटि पूछा है, ठीक है। आर्डर पूछ रहा है कि इस जो इक्वेशन आपको दिया गया है इसका आर्डर क्या होगा। तो आर्डर और कोटि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिया है वो इजी फॉर्म में नहीं दिया है। तो अगर इक्वेशन हमको इजी फॉर्म में नहीं दिया है तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, वही चीज़ बस आप समझ लो। बाकी आर्डर और पावर के कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से कर ले जाओगे। इक्वेशन आपको दिया है y प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपका यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन भी एक जुड़ा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक बार इसको क्या करोगे, उठा के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/4y, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y। अब ये आपका पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बन गया, और अब आपसे आर्डर पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका मैक्सिमम आर्डर क्या है, 2 है। तो इसका जो आर्डर है कितना हो गया 2, या इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। तो कोटि आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो 5 तक आपका हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं बस आप ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप देख लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, तो हो सकता है कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, या अगर ऐसा क्वेश्चन इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब, द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ आ क्यूबिल, यानी कहने का मतलब घन के दो विकर्णों के बीच बने कोण, घन के दोनों विकर्णों के बीच बना कोण। तो घन के दोनों विकर्णों के बीच जो कोण बनता है उसका सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, कोई भी अगर आपका क्यूब है, ठीक है, कोई भी अगर आपका क्यूब है तो उसके दो विकर्णों के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, 2 लिखा है, तो उसके जो दो विकर्णों के बीच कोण बनेगा उसका सिंपल सा फार्मूला होता है cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसका क्या सिंपल सा फार्मूला होता है कि कोई भी आपका क्यूब है, कोई भी जो है घन है, उसके विकर्णों, दो विकर्णों के बीच में कितना कोण बनेगा? cos इनवर्स 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका वेक्टर प्रोडक्ट से है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, चाहे आप फिजिक्स, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो या ना हो, आपको फिजिक्स में भी वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 10, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 2। ठीक है, और दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है 12। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको क्या दिया हुआ, इसका मान निकालना। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, अब आपको मॉड ऑफ ए दिया है, मॉड ऑफ बी दिया है, दोनों वैल्यू पता है लेकिन साइन थीटा नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ देखो क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू दिया है 12। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू होता क्या है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 12। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है? 10। मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी है? 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12। तो 2 1 के 2, 2 6 12, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? इधर 5 है, इधर 3 है। ठीक है, तो 3/5 ये आपका आ गया कॉस थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू आपका फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख लो। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपको कितना दिया? 10। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 3/5। तो इसका स्क्वायर करोगे कितना जाएगा? 9/25। तो 25 के 25, 25 में से 9 गया, कितना आ गया? 16। तो 20 √16/25 यानी कि 20 इंटू 4/5।
5 चौक 20, आया कितना 16, ठीक है, आया आपका कितना 16। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया या वेक्टर प्रोडक्ट आया 16। आपका ऑप्शन था पहला 16, दूसरा ऑप्शन था आपका 20, तीसरा ऑप्शन आपका था 12 और चौथा ऑप्शन आपका था 24, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे एग्जाम से पहले पहले जो भी कुछ अपडेट्स हम अपडेट करें वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रायिकता से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पासों यानी दो डाइस है, उसको हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं या एक साथ उछाल रहे हैं। तो दो पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो पूछ रहा है उसमें कि एक साथ यानी दोनों पासों पर जो अलग अलग अंक आ रहे हैं उन दोनों अंकों के योग 6 हो, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो डाइस है, ठीक है, दो पासा है, ठीक है, इसको हम एक साथ उछाल रहे हैं। इसको क्या किया जा रहा है, एक साथ उछाला जा रहा है। इस तरीके से हमारा कोई दो डाइस है, इसको जो है एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो एक साथ जब इसको उछाला जाता है तो भाई इस पर भी कुछ ना कुछ अंक आएगा, इस पर भी कुछ ना कुछ अंक आएगा, दोनों पासों पर कुछ ना कुछ अंक ऊपर आएगा। जैसे मान लो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 1 और 5 का योग कितना हो गया 6, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है यदि दोनों पासों पर अलग अलग अंक हो, ठीक है, दोनों पासों पर सेम अंक ना आए, अलग अलग आए। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 2 आ जाए, यहाँ भी 2 आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं आना चाहिए। दोनों पर डिफरेंट आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पासों पर अगर अंक अलग अलग हों और इन अंकों का योगफल 6 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इन अंकों का जो एडिशन है यानी सम है वो 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, इसमें कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक। तो भाई देखो कुल पॉसिबिलिटी आपकी वैसे अगर देखा जाए तो 36 थी, लेकिन इसमें से वो पॉसिबिलिटी हमको नहीं लेनी है जिसमें पासे पर अंक क्या हो, सेम हो। तो पासे पर अंक सेम हो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 6। तो टोटल पॉसिबिलिटी में से टोटल 36 पॉसिबिलिटी थी, तो 36 में से 6 हमने घटा दिया, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी बची है, 30। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बची है, 30। क्लियर है? था अब देखो डाइस पर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 5, पहले पे 2 आ गया, दूसरे पर 4, 3 आ गया, 3 आ गया, लेकिन दोनों डाइस पर एक ही अंक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको कैंसिल आउट करो। आगे आ जाओ, इस पर 4 आ जाए, इस पर 2 आ जाए और इस पर 5 आ जाए, इस पर 1 आ जाए। भाई 6 0 0 तो पासे में होता ही नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये इवेंट अकरिंग यानी घटना घटित होने की कुछ प्रायिकता है और ये कुल प्रायिकता है, ठीक है। ये टोटल पॉसिबिलिटी है और ये टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट है। तो प्रायिकता हमारी कितनी हो गई, टोटल कितनी है 4, तो 4/30, 4/30 यानी 2/15, 2/15। ऑप्शन आपके थे, ऑप्शन नंबर 1 आपका था 5/36, दूसरा था 2/15, तीसरा था 31 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, 6 नहीं था, ठीक है, 31/36 और ऑप्शन नंबर 4 था 1/6। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी थी। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2/15, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है आपका किस चैप्टर से है देख लेता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। हाँ, डिटर्मिनेंट से भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक तो जो है वैल्यू निकालने के लिए देगा, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के सीधे सीधे एक्सपेंड कर देना, और नहीं कर पाना सीधे तो उसको क्या करना, एक्सपेंड कर देना, प्रसार कर देना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फटाफट जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लो। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको तैयार नहीं कर सकते। जो भी प्रॉपर्टी है आपकी अप्रॉक्सीमेट 6-7 प्रॉपर्टियाँ हैं, तो उसको जो है आप अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी अगर आपको पता रहेगी तो खटाखट जो है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है, कह रहा एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट हमारा a इक्वल टू है ये n क्रॉस n का है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, n है। तो पूछ रहा है इसके देन डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट, तो इसके कितने एडजॉइंट होंगे, ठीक है। इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह का सारणिक मान, हिंदी में सहखंडज आव्यूह का सारणिक मान। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपकी चाहे जितने ऑर्डर की हो और उसके अगर एडजॉइंट, ठीक है, उसके एडजॉइंट का अगर आपसे डिटर्मिनेंट पूछा जाता है तो हमेशा जितनी इसकी ऑर्डर होती है, ठीक है, इसकी ऑर्डर कितनी है, n है, और इसका सारणिक मान कितना है, d है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है, d, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, हम एक बार ध्यान से पूरा पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है कि इफ d इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है, इफ d इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपकी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट d है, क्लियर। फिर पूछ रहा है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट, तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा, सिंपल सा फार्मूला होता है, जो सारणिक की वैल्यू होती है इसकी पावर और इसकी जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर में से एक माइनस कर दो, ठीक है, ऑर्डर में से एक माइनस कर दो। ये इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला बेस्ड था। शायद बुक में जो फार्मूला दिया है कि नहीं दिया, इसलिए हमने इसको बता दिया। और बाकी एक क्वेश्चन और आपका डिटर्मिनेंट का था, डिटर्मिनेंट समथिंग करके था, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका था, क्या था, b प्लस सी का होल स्क्वायर, बी ए सी ए बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी बी। क्वेश्चन है ए सी बी सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा है, यानी इसका डिटर्मिनेंट मान पूछा है। तो इसका डिटर्मिनेंट मान निकालने के लिए आप प्रॉपर्टी को यूज कीजिए और आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो इसमें हम ए से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसमें पूरे में ए से गुणा कर दो। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, इसमें बी नहीं, तो इसमें पूरे में बी से गुणा कर दो, इसमें पूरे में सी से गुणा कर दो। तो यानी ए बी सी से गुणा किया जा रहा है, तो ए बी सी से भाग कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से भाग करके इसको कुछ बराबर करके इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ठीक है, किसी भी दो को हम जीरो कर लेते हैं। और जब जीरो कर लेते हैं तो फिर आसानी से इसको जहाँ जीरो किए रहेंगे उसी के अलांग इसको एक्सपेंड कर देंगे, कैलकुलेशन हमारा काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लेना। वैसे इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी 2abc a प्लस बी प्लस सी की पावर 3, ठीक है, इसकी ये वैल्यू आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं सबसे पहले ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखूं किस चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ, ये आपके 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। 11th में सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
समीकरण का मान निकालना है। इक्वेशन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इक्वेशन दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू दिया √3। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ो भाई, इसको साइन कास में ब्रेक करो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा इक्वल टू √3। ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना? ठीक है, लिखा जा सकता है ना। अब क्या करो, इसको तोड़ दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा थीटा है ना, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू √3। 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आया क्या, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। आया क्या आपका, ये बाई 2 होगा। तो आया कॉस, ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू √3। आया कितना, कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू √3। तो कॉट कितने की वैल्यू √3 होती है? ठीक है, कॉट कितने की वैल्यू जो है आपकी √3 होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कॉट 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। कितने की वैल्यू होती है, cos 60। तो जो आपकी वैल्यू होती है √3, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, कितना लिख सकते हैं π/6, यानी cos 60 अंश का जो मान होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, थीटा बाई 2 इक्वल टू π/6। ठीक है, तो इसका जो सलूशन होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई प्लस π/6, या थीटा इक्वल टू 2 से इधर भाग, दूसरी साइड 2n पाई प्लस 2 से इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2π/6, तो 2 तिहाई 6। ठीक है, तो आया कितना, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3। ये आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।